जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे ग्रुप डी के साइंस क्वेश्चन के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हम ग्रुप डी के प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने 18 पेपर का सॉल्यूशन कर लिया है। अगर वो पीछे वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लास देख सकते हैं, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यूस भी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपनी इस क्लास में 5 दिसंबर को पहली पारी में जो पेपर हुआ था उसमें जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लास होंगी पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और क्वेश्चन देखिएगा। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है भी विकल्पों में 4 अलग अलग विलयनों का पीएच मान दिया गया है, इनमें से कौन सा लाल लिटमस को नीला कर देगा। आपको पता है भी एक तो होता है अम्ल, एक तो आप अम्ल के बारे में पढ़ते हो और एक आप है वो क्षार के बारे में पढ़ते हो। अब यहाँ पे अम्ल क्या करता है, तो अम्ल के लिए मैंने आपको बता रखा है अनिल नाम याद रखो। अनिल, अनिल से क्या हो जाएगा, ऐसे तो आपका अम्ल बन जाएगा, ऐसे आपका अम्ल बनेगा और नी से आपका बन जाएगा नीला, यानी अम्ल क्या करेगा, नी से नीला और लय से बन जाएगा आपका लाल। तो ये आपके पास में क्या बनेगा भी, अम्ल है वो क्या करता है, तो अम्ल है वो लिटमस यानी नीले लिटमस पत्र को क्या करेगा, लाल में कन्वर्ट कर देगा। देन उसके बाद में बाकी आपके पास में क्षार बच गया। क्षार क्या करता है, इसका विपरीत करता है, यानी लाल को ये क्या करेगा, लाल लिटमस पत्र को नीला, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, कर देगा, उसके बाद में कर देता है। अब यहाँ पे देखो भी क्षार, अब ये बोलता है भी लाल लिटमस पत्र है उसको नीला करना है, लाल को नीला, यानी इसका मतलब है भी पीएच मान है वो पीएच मान है वो 7.1 से लेकर के 14 तक होना चाहिए। तो ये क्या है, ये आपका अम्लीय भी, ये आपका अम्लीय है, ठीक है, और ये आपका अम्लीय है और ये भी आपका क्या है, अम्लीय है, और ये क्या है, क्षारीय है। तो यहाँ पे आपका 1 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी जिसका विलियन पीएच, विलियन का जो पीएच मान है वो 11 होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चीजें समझ पाई, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलूँ मैं, नेक्स्ट देखिएगा, ये लीजिएगा। अब इसमें आपको बताना भी, एक कार विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और 20 सेकंड में 72 किलोमीटर पर घंटे की चाल प्राप्त कर लेती है, तो कार का त्वरण आपको ज्ञात करना है। देखो भी त्वरण क्या होता है, तो त्वरण को अपन बोल सकते हैं वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन की दर, की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है भी, ठीक है, त्वरण कहलाती है। ये चीज आप ध्यान में रखना। देन उसके बाद में यहाँ पे त्वरण का अपन बोलते हैं एसिलरेशन। एसिलरेशन बराबर क्या होता है, v माइनस में u अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास में t। ये इसका फॉर्मूला होता है त्वरण ज्ञात करने का। ए एसिलरेशन यानी त्वरण v होता है अंतिम वेग, u होता है आपका प्रारंभिक वेग और t होता है लिया गया समय। अब यहाँ पे देखो भी आपके पास में ये एक आपके पास में जो चाल दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 72 किलोमीटर पर घंटा दे रखी है। अब इसको मीटर प्रति सेकंड में आप चेंज करो, तो 72 किलोमीटर है, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हो तो 5/18 से भाग देते हो, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपके पास में 18, 18 एकम 18 और 18 चौके 72, 5 चौके 20, तो ये आपके पास में 20 मीटर पर सेकंड आ गया। आई एम राइट, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भी अब इसने क्या बोला है, एक कार विरामावस्था से, यहां पे आपके पास में u का जो मान है, u का जो मान है वो क्या है, 0 मीटर पर सेकंड अभी, ठीक है, और v का जो मान है वो आपको क्या करना है, v का मान यहाँ पे कितना दे रखा है, v का मान है वो आपके पास में 20 दे रखा है, v का मान 20 अभी आपने निकाला है मीटर प्रति सेकंड, और t का जो मान आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है, 20 सेकंड है, 20 सेकंड है, बस मान रख दो। मान रखोगे तो त्वरण कितना आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 20 माइनस में 0 अपॉन में आपके पास में कितना आ जाएगा, 20। तो यहाँ पे आपके पास a आ जाएगा
1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा भी? 1 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा भी। यानी त्वरण का जो असहाय मात्रक होता है वो क्या आता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है भी। चीजें समझ में आ गई? तो इसमें आपका 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना है भी खाद्य श्रृंखला के उस संबंध को क्या कहा जाता है जिन्हें शाखन रेखाओं की एक श्रृंखला के रूप में दर्शाया जा सकता है। देखो भी, वर्ल्ड वाइड वेव, यानी ये आपका www जो आप गूगल के ऊपर लगाते हो www, उसका फुल फॉर्म है। तो ये तो आपका इंटरनेट से हो गया, तो ये तो कट हो गया, पहली बात तो ये। दूसरा देखो भी, पोषी स्तर है वो खाद्य श्रृंखला के अलग अलग भाग को दर्शाने का कार्य कौन करता है? पोषी स्तर करता है। जैसे अपन बात करते हैं उत्पाद, यहाँ पे उत्पाद, ये आपका उत्पाद है। जैसे अपन इसको क्या बोल सकते हैं? घास बोल सकते हैं, ठीक है। उत्पाद में घास भी आ जाता है, पेड़ पौधे भी। यानी जो आप स्वपोषी होते हैं ना, जो स्वपोषी होंगे वो किस में आएंगे? वो आपके उत्पाद में आ जाएंगे, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। ये क्या है? तो ये आपका प्रथम पोषी स्तर है भी। इसे अपन बोलते हैं प्रथम पोषी स्तर, ठीक है, पोषी स्तर। चीजें समझ में आ गई? तो पोषी स्तर है वो एक प्रकार से खाद्य श्रृंखला के जो भाग होते हैं, खाद्य श्रृंखला के जो भाग होते हैं उनको अलग अलग दर्शाने का कार्य कौन करता है? आपका पोषी स्तर। जैसे उत्पाद को खाने वाला है वो एक प्रकार से उत्पाद को खाने वाला है, जिस प्रकार से घास है, घास को कौन खाएगा भी? एक प्रकार से टिड्डी है, वो घास को खा जाएगी भी, ठीक है। तो खरगोश है, वो भी घास को खा जाएगा। तो वो क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है। वो क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता। अब प्राथमिक उपभोक्ता है, इसे अपन क्या बोलेंगे? तो ये आपका क्या है? यहाँ पे द्वितीय पोषी स्तर है। ये क्या है? द्वितीय पोषी स्तर हो जाएगा। अब प्राथमिक उपभोक्ता के बाद में क्या आता है? द्वितीयक उपभोक्ता आता है। द्वितीयक उपभोक्ता आता है, और इसको क्या बोलते हैं? इसको अपन तृतीय पोषी स्तर बोल सकते हैं भी। तृतीय पोषी स्तर कहा जा सकता है। ये बात आप समझ में आ गई क्या? यानी खाद्य श्रृंखला या फिर खाद्य जाल को है वो अलग अलग दर्शाने के लिए है वो पोषी स्तर का यूज करते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं मकड़ी का जाल। आप जानते हो मकड़ी के द्वारा जो बनाया गया जाल है वो मकड़ी जाल होता है। लेकिन खाद्य जाल यानी खाद्य श्रृंखला को अपन क्या बोलते हैं? खाद्य जाल बोलते हैं। खाद्य जाल के अंतर्गत अपन दर्शाते हैं भी जिस प्रकार से घास है, यानी ये ऐसे दर्शाते हैं घास को खाने वाला कौन है? तो घास को खाएगा खरगोश, ठीक है। और खरगोश को कौन खाएगा? तो खरगोश को है वो एक प्रकार से लोमड़ी, खरगोश को लोमड़ी खा जाएगी भी। और लोमड़ी को एक प्रकार से ये बोल सकते हैं लक्कड़बग्गा भी बोल सकते हैं, और यहाँ पे अपन शेर भी बोल सकते हैं। लेकिन इतनी जल्दी है वो शेर आएगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। ये आपके पास में शेर हो गया, ये आपके पास में शेर हो गया। और घास के द्वारा है वो एक प्रकार से इसके दूसरा जो अपना जाल बनेगा वो एक प्रकार से ये बन जाएगा टिड्डी है। ये भी क्या है? घास को खा जाएगी। फिर टिड्डी को कौन खाएगा? तो टिड्डी को है वो एक प्रकार से मेंढक खा जाएगा। और मेंढक को कौन खाएगा? तो मेंढक को है वो सांप खा जाएगा भी, मेंढक को सांप खा जाएगा। ये क्या है आपका? इस प्रकार से जो अपन लाइनों के द्वारा, इसने यही बोला भी जिन्हें शाखन रेखाओं के द्वारा एक श्रृंखला के रूप में दर्शाया जाता है उसे अपन क्या बोलते हैं? खाद्य जाल बोलते हैं। ये आपका खाद्य जाल है। और अपन जो आपकी खाद्य श्रृंखला होती है उसको अलग अलग रूप में दर्शाने का कार्य कौन करता है? पोषी स्तर करता है भी। आगे चलो मैं, तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा भी आपका। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, किसी पिंड पर 10 न्यूटन का बल F लगाया जाता है जिससे वह बल की दिशा में 5 मीटर गति करता है। तो किया गया कार्य क्या है? कार्य के एक दिन फॉर्मूले मैंने आपको सारे के सारे फॉर्मूले बताए थे। कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। मैंने इसका फॉर्मूला ये होता है भी, बल इंटू विस्थापन होता है भी, ठीक है, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो भी बल कितना लग रहा है, यहाँ पे बल 10 न्यूटन लग रहा है, तो ये लो भी 10 न्यूटन है, इंटू विस्थापन कितना है? तो विस्थापन है वो 5 मीटर अभी ये रहा, तो यहाँ पे आपके पास में ये हो जाएगा 5 मीटर। तो टोटल है वो आपके पास में कितना आ जाएगा? कार्य बराबर हो जाएगा आपके पास में 50 जूल। यानी कार्य का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? जूल होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब 10 न्यूटन बल लगाया जाता है जिससे वह बल की दिशा में 5 मीटर गति करता है। तो बल की दिशा में 5 मीटर गति करा, जिस दिशा में आपने बल लगाया उसी दिशा में आपका विस्थापन हुआ, तो ये आपका क्या है? धनात्मक अभी,
ये आपका मान है वो क्या आएगा, धनात्मक। यहाँ पे जो कार्य है वो आपका क्या है, धनात्मक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गोल्जी कॉम्प्लेक्स से संबंधित नहीं है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स यानी गोल्जी काय से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। गोल्जी काय की खोज है वो कैमिलो गोल्जी ने की थी, ठीक है। अब देखो भी यह कोशिका के बाहर पदार्थों का परिवहन और स्त्राव करता है, बिल्कुल सही बात है। ये आपका गोल्जी काय का कार्य है भी। जो अंतःपर्दवी जालिका जो आपकी ER होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक प्रकार से प्रोटीन भी बनाता है भी, ठीक है। और बहुत सारी वस्तुएं एक प्रकार से जो कोशिका के लिए आवश्यक होती है, जो बाहर भी आवश्यक होती है कोशिका से और अंदर भी आवश्यक होती है, उन सभी चीजों का एक प्रकार से निर्माण कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। और गोल्जी काय को अपन क्या बोलते हैं, यातायात प्रबंधक बोलते हैं। ये याद रखना, गोल्जी काय को क्या कहा जाता है, यातायात प्रबंधक कहा जाता है। और इसकी खोज है वो कैमिलो गोल्जी ने की थी भी। अब यहां पे आपके पास में यातायात प्रबंधक कहा जाता है, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो बना हुआ पदार्थ है उस पदार्थ को कोशिका के अंदर प्रत्येक स्थान पर पहुंचाने का कार्य करता है, और कोशिका के बाहर है वो प्रत्येक स्थान पर जहां पे जरूरत होती है वहां पे पहुंचाने का कार्य कौन करता है, आपका ये आपका गोल्जी ऑपरेटर करता है भी। उसके बाद में यह कोशिका से पदार्थों में प्रवेश, यानी यह कोशिका से पदार्थों के प्रवेश और निकास की अनुमति देता है। एक बार इसको होल्ड पे रखो। यह लाइसोसोम का निर्माण करता है जो कोशिका के भीतर पाचन में सहायक होता है। ये बात बिल्कुल सही है। यानी आपको पता है भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी काय दोनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, लाइसोसोम का निर्माण करते हुए। और लाइसोसोम के अंतर्गत है वो एक प्रकार से अपघटनकारी एंजाइम पाए जाते हैं, जिसके कारण है वो लाइसोसोम अगर कोशिका के अंदर फट जाता है, लाइसोसोम की थैली फट जाती है, तो वो अपनी ही कोशिका का भक्षण कर जाता है भी। और मुख्य रूप से लाइसोसोम को अपन क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग बोलते हैं भी। इसी कारण अपन इसको क्या कहते हैं, सुसाइड बैग कहते हैं, क्योंकि ये अपनी ही कोशिकाओं का पाचन कर जाता है। दूसरी बात है वो जो टूटी फूटी सेल होती है, एक प्रकार से कोशिका की सफाई रखने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो लाइसोसोम ही करता है भी, ठीक है। उसके बाद में ये गोल्जी काय और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों मिलकर के लाइसोसोम का निर्माण करते हैं, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में यह अंतःपर्दवी जालिका से प्राप्त प्रोटीन को संशोधित और संकुलित करता है, तो यह भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो आपकी दो प्रकार की होती है। एक तो आपका होता है RER, और एक होता है आपका SER। तो यहाँ पे RER होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका, और SER होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी चिकनी अंतःपर्दवी जालिका। ये खुरदरी होती है क्योंकि इस पे राइबोसोम पाया जाता है, और राइबोसोम क्या करता है, राइबोसोम है वो प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। और ये चिकनी होती है क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम है वो नहीं पाया जाता भी, इस पे राइबोसोम नहीं पाया जाता। ये क्या करता है, ये लिपिड बनाती है, लिपिड का संश्लेषण करती है, और ये क्या करती है, ये प्रोटीन का निर्माण करती है। ये आपकी प्रोटीन का निर्माण करती है। चीजें समझ में आ गई, ये आपका प्रोटीन का निर्माण करती है। तो अंतःपर्दवी जालिका से प्राप्त जो प्रोटीन को संशोधित और संकुलित करने का कार्य है वो गोल्जी ऑपरेटर का होता है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे ये चीज देखो, यह कोशिका से पदार्थों में प्रवेश और निकास की, यानी कोशिका के अंदर और बाहर जाने की अनुमति कौन देता है, कोशिका से अंदर और बाहर जाने की जो अनुमति देता है वो कोशिका झिल्ली देती है। ये चीज ध्यान में रखना भी, ये कोशिका झिल्ली, और कोशिका झिल्ली है वो क्या होती है, ये आपका अर्धपारगम्य कोशिका झिल्ली होती है। वो कैसी होती है, अर्धपारगम्य चयनात्मक पारगम्य होती है, यानी एक प्रकार से चयनित पदार्थों को ही अंदर बाहर जाने की अनुमति है वो कोशिका झिल्ली देती है। गोल्जी ऑपरेटर के पास में इसका कोई आदेश नहीं होता भी। तो यहाँ पे आपका बी जो ऑप्शन है वो आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भी। बी ऑप्शन है ये आपका गोल्जी ऑपरेटर का भाग है, नहीं है, कार्य नहीं है भी। आगे चलो मैं नेक्स्ट देखो भी। अभी इस क्वेश्चन में आपको बताना भी नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस मुख्यतः सहायता करता है। नेत्र का जो क्रिस्टलीय लेंस होता है, नेत्र में कौन सा लेंस होता है भी, नेत्र के अंदर है वो उत्तल लेंस होता है भी।
उत्तल लेंस होता है, और उत्तल लेंस है वो यहाँ पे कैसी प्रतिबिंब बनाता है, तो उत्तल लेंस है वो एक प्रकार से वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, यानी वास्तविक हमेशा उल्टा होता है भी, और इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पे बनता है, तो ये रेटिना पे बनता है भी, ये प्रतिबिंब है वो रेटिना के ऊपर बनता है। अब देखो भाई, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है क्या, बताओ, लेंस है वो नेत्र में प्रवेश करने वाली मात्रा को नियंत्रित करता है क्या, नहीं। नेत्र के अंदर जो प्रवेश करने वाली प्रकाश की जो मात्रा है उसको कंट्रोल कौन करता है, आपका एक प्रकार से ये बोल सकते हैं परितारिका, और परितारिका ने पहले पुतली लिखेंगे, पुतली है, और पुतली को कंट्रोल कौन करता है, परितारिका, और परितारिका को ही अपन क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हुए, आइरिस, और आइरिस को क्या बोला जाता है, आंख का तारा। और आइरिस क्या करता है, तो आइरिस है वो नेत्र को, आइरिस क्या करता है, नेत्र को रंग प्रदान करता है भी, नेत्र को रंग प्रदान है वो कौन करता है, आइरिस करता है। और एक प्रकार से कैमरे के अंदर जो कैमरा होता है ना, कैमरे के अंदर जो कार्य डायफ्राम करता है वही आंख के अंदर कौन करता है, तो वो आपका आइरिस करता है। ये चीज आप ध्यान में रखना, ठीक है। और आइरिस या फिर परितारिका या पुतली, यानी पुतली क्या करती है, तो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करती है, और पुतली को कंट्रोल कौन करता है, परितारिका करती है, और परितारिका को ही आइरिस बोला जाता है। ये चीज ध्यान में रख लिया। उसके बाद में फोकस दूरी का सूक्ष्म समायोजन प्रदान करना, यानी फोकस दूरी है उसका सूक्ष्म समायोजन, फोकस दूरी को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है, तो वो आपका नेत्र का जो क्रिस्टलीय लेंस होता है वो करता है। और नेत्र के क्रिस्टलीय लेंस के अंदर, नेत्र का जो क्रिस्टलीय लेंस होता है उसमें एक प्रकार से पक्षमाभी पेशियां पाई जाती है, ये ध्यान में रखना। इसमें क्या पाई जाती है, पक्षमाभी पेशियां, पक्षमाभी सिलियरी बैंड बोल सकते हैं जिसको, पक्षमाभी पेशियां हैं वो क्या करती है, वो एक प्रकार से आपकी फोकस दूरी को कंट्रोल करती है भी। ये चीज भी आप ध्यान में रख लेना, क्योंकि ये एक ऐसा लेंस है भी, ये आपका क्या है, उत्तल लेंस होता है। अब ये आंख के अंदर है, यहाँ पे आपके पास में, यहाँ पे होती है ना, यहाँ पे आपकी कौन सी पेशियां पाई जाती है, पक्षमाभी पेशियां पाई जाती है इनके दोनों ओर। तो इनको एक प्रकार से इनकी वक्रता को बड़ा करके या फिर छोटा करके है वो यहाँ पे फोकस दूरी को है वो कंट्रोल किया जाता है। चीजें समझ में आ गई। मस्तिष्क को सिग्नल भेजने का कार्य कौन करता है, मस्तिष्क को सिग्नल भेजने का कार्य है वो रेटिना करता है। रेटिना है वो, इसको जो आपकी इमेज बनी है वो कहाँ पे बनेगी, उसको रेटिना पे बनेगी भी। जो आपने वस्तु देखी है उसकी इमेज है वो रेटिना पे बनती है, और रेटिना है वो उसको क्या करता है, विद्युत सिग्नल में, विद्युत संकेतों में बदलता है, ठीक है, विद्युत संकेतों में बदलता है। देन उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में तंत्रिका आवेग है वो क्या करेगा, तंत्रिका आवेग है वो उनको मस्तिष्क तक लेके जाएगा भी। वस्तुओं के रंग का पता लगाना है, ये भी आपका रेटिना करता है भी, ये भी रेटिना करता है, क्योंकि इमेज है वो कहाँ पे बनती है, रेटिना के ऊपर बनती है भी। चीजें समझ में आ गई क्या, तो इसमें आपका जो बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी, ठीक है। अब देखो भी अगला क्वेश्चन, ये है आपके पास में अगला क्वेश्चन। अब इसमें आपको बताना भी निम्नलिखित में से कौन सा फ्लोएम उत्तक का घटक है। ये क्वेश्चन है ना ग्रुप डी 2018 के अंदर बहुत पूछे गए भी, यानी फ्लोएम है वो कितने अवयवों से मिलकर बना है, जाइलम है वो आपका कितने अवयवों से मिलकर बना है। देखो भी सबसे पहले अपन बात करते हैं फ्लोएम उत्तक है वो कितने अवयवों से मिलकर बना है, तो ये 5 प्रकार के अवयवों से मिलकर बना है, 5 प्रकार के अवयवों से मिलकर बना है। पहला प्रकार कौन सा है फ्लोएम उत्तक का, तो पहला प्रकार है वो आपका एक प्रकार से हो जाएगा यहाँ पे चालनी नलिकाएं, ठीक है। दूसरा जो प्रकार होता है वो आपके पास में हो जाएगा साथी या फिर इसे सहचर कोशिका भी बोलते हैं, सहचर कोशिका। और तीसरा आपके पास में इसका प्रकार हो जाएगा वो हो जाएगा चालनी नलिकाएं, चालनी कोशिकाएं, ठीक है।
और उसके बाद में चौथा जो आपका प्रकार है वो फ्लोएम रेसे, और पांचवा जो इसका प्रकार है वो आपका हो जाएगा फ्लोएम पेरेनकाइमा। ठीक है, अब देखो भी इसके अंदर है ना, ये आपके पास में 5 प्रकार है, पांचों प्रकारों में से ये यहाँ पे याद रखना, ये आपका मर्त होता है, बाकी सारे जीवित होते हैं। यानी फ्लोएम रेसा है वो आपका मर्त होगा, बाकी सारे के सारे क्या हो जाएंगे आपके पास में जीवित हो जाएंगे। देन उसके बाद में अपन बात करते हैं जाइलम की। जाइलम है वो आपके 4 प्रकार के अवयवों से मिलकर बनाए हुए, 4 प्रकार के अवयव से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा है? तो पहला आपके पास में प्रकार आता है इसका वाहिका। दूसरा इसका प्रकार होता है वाहिनिका। तीसरा इसका प्रकार होता है रेसे, यानी जाइलम रेसे बोल सकते हैं जिसको। और चौथा इसका प्रकार होता है वो होता है आपका पास में पेरेनकाइमा, यानी जाइलम पेरेनकाइमा बोल सकते हैं। अब इसके अंदर ये दूसरा है, तीसरा और ये चौथा। अब इनके अंदर जाइलम के अंदर क्या होता है? जाइलम के अंदर है वो वाहिका और वाहिनिका, ये मर्त होती है भी। ये क्या होती है? मर्त होती है। ये चीज आप ध्यान में रखना। तो यहां से आपके पास में एक प्रकार से ये हो जाएगा भी निम्नलिखित में से फ्लोएम उत्तक का घटक कौन सा है? तो चालनी नलिकाएं हैं वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ट्रेकिड किसे कहते हैं? तो ट्रेकिड है वो वाहिनिका को बोलते हुए, वाहिनिका को ही क्या बोला जाता है? ट्रेकिड बोला जाता है। चीजें समझ में आ गई तो इसमें आपका सी जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भी। और जाइलम क्या करता है? जल का वहन करता है भी। जाइलम है वो जल का वहन करता है, ये चीज आप ध्यान में रखना। और फ्लोएम है ये एक प्रकार से क्या करता है? भोजन का वहन करता है भी। ये आपका भोजन का वहन करता है, ये चीज आप ध्यान में रखना। और दोनों के दोनों है वो सवहन उत्तक है। आपसे पूछ ले निम्नलिखित में से कौन सा सवहन उत्तक है? तो जाइलम और फ्लोएम दोनों ही क्या है? सवहन उत्तक में आते हैं। और ये आपका एक प्रकार से जटिल स्थायी उत्तक का भाग है भी। जटिल स्थायी उत्तक के अंदर अपन 2 ही पढ़ते हैं, एक तो फ्लोएम पढ़ते हैं और एक अपन जाइलम पढ़ते हैं। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया और कौन सा क्रिया और प्रतिक्रिया बल का उदाहरण नहीं है? क्रिया और प्रतिक्रिया बल का एग्जाम्पल नहीं है, ये आपको बताना है। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या होता है? तो ये आपका न्यूटन की गति का 3rd नियम है भी। ये न्यूटन की गति का 3rd नियम अपन बोलते हैं न्यूटन की गति का 3rd नियम किसे बोलते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोलते हैं। जैसे हमने कोई बंदूक से गोली चलाई, तो बंदूक की गोली के ऊपर जो आपने क्रिया की वो एक प्रकार से बंदूक की गति यानी जो गोली की गति है वो आपकी एक प्रकार से क्रिया के रूप में चली गई। लेकिन फिर बंदूक की जो गोली है वो तो आगे की ओर गई है, उस पर क्रिया हो गई। लेकिन बंदूक की गोली ने वापस बंदूक के ऊपर एक बल लगाया, वो क्या है? एक प्रकार से प्रतिक्रिया जो आपके कंधों पे लगता है। ठीक है, तो वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे देखो भी पैर जमीन को पीछे की ओर धकेलते हैं, पैर है वो जमीन को पीछे की ओर धकेलते हैं, तो ये तो एक क्रिया होगी, ये एक क्रिया होगी। लेकिन जमीन पैर को आगे की ओर धकेलती है, तो ये आपकी क्या होगी? प्रतिक्रिया। ये आपकी प्रतिक्रिया होगी जिसके द्वारा है वो अपन क्या है? चल पाते हैं। चीजें समझ में आ गई। जब बस अचानक रुकती है तो लोग आगे की ओर गिर जाते हैं, तो ये बात है वो आपका कौन सा नियम है? तो ये आपका 1st नियम है भी। ये न्यूटन की गति का 1st नियम है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम बोलते हैं भी। जड़त्व का नियम कहा जाता है, ये चीज आप ध्यान में रखना। और ये भी ध्यान में रखना, जड़त्व है वो समानुपाती होता है किसके भी? तो ये आपका द्रव्यमान के समानुपाती होता है। जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतना ही ज्यादा उसका जड़त्व होगा। एक प्रकार से जड़त्व का निर्माण कौन करता है? तो वो आपका द्रव्यमान करता है भी। ठीक है, तो जब कोई अचानक एक प्रकार से बस चलती है या फिर अचानक ब्रेक लगाती है, तो उस समय है वो अपन क्या करते हैं भी? उसमें या तो आगे की ओर गिरते हैं या फिर पीछे की ओर गिरते हैं। तो हम जब विराम अवस्था के अंदर होते हैं तो विराम अवस्था में रहना चाहते हैं। हम जब गतिशील अवस्था में होते हैं तो उस गतिशील अवस्था के अंदर ही रहना चाहते हैं भी। और जो हमारे ऊपर जो बाहरी बल लग रहा है, बाह्य बल लग रहा है, उसका अपन क्या करते हैं? विरोध करते हैं। और उसे ही अपन क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम बोलते हैं भी। चीजें समझ में आ गई।
अब जब बस अचानक रुकती है तो हम क्या है, बस के अकॉर्डिंग हम अपन गतिशील अवस्था में है, बस के अकॉर्डिंग है वो अपन गतिशील अवस्था में है, तो उस गतिशील अवस्था के कारण है वो हम उससे गतिशील अवस्था में रहना चाहते हैं, लेकिन बस वहां पे रुक गई, बस वहां पे रुक गई तो हम गतिशील अवस्था में ही है और हम क्या है आगे की ओर गिरेंगे फिर। ठीक है, अब देखो भाई, नीचे की ओर उत्सर्जित गैसों के कारण ऊपर की ओर बढ़ता एक रॉकेट। भी रॉकेट क्या करता है, रॉकेट जब उड़ता है तो वो क्रिया प्रतिक्रिया, भी रॉकेट में जो गैसें होती है वो नीचे की ओर दाब लगाती है, नीचे की ओर दाब लगाएगी तो वहां पे आपके पास में जो रॉकेट उड़ेगा वो ऊपर की ओर उड़ेगा भी, तो वो भी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। जैसे हाथ पे चोट लगना, हाथ पे चोट लगना है वो भी आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। जैसे आपने नाव से है वो किनारे पे कूदे हैं तो वो भी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। और तैराक अपने हाथों से पानी को पीछे धकेलता है तो ये तो क्रिया कर दी उसने। फिर पानी है, यानी तैराक अपने हाथों से पानी को पीछे की ओर धकेलता है तो ये क्रिया हो गई। और फिर पानी है वो तैराक के ऊपर है, वो क्या करेगा, बल लगाएगा, जिसके कारण तैराक पानी पे तैरता है तो वो प्रतिक्रिया हो जाएगी भी। ठीक है, तो ये आपके पास में यहाँ पे थर्ड नियम नहीं है वो आपको बताना, तो ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट है यहाँ पे आपको बताना भी पौधों के लिए बीज प्रसार महत्वपूर्ण है। क्यों भी पौधों के लिए बीज प्रसार है वो महत्वपूर्ण है, क्यों? देखो भी, एक पौधा है, मैं यहाँ पे एक पौधा ले रहा हूं, ये आपका क्या है, ये आपका एक पौधा है भी। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास में जब पौधा के अंदर बीज बनते हैं, जब पौधे के अंदर बीज बनते हैं तो वो अगर ये मान लो भी पौधे की बीज है वो यहीं पे गिर जाए, पौधे की बीज है वो यहीं पे गिर जाए तो एक नया पौधा निर्माण होगा भी। ठीक है, बहुत सारे इस पौधे के बीज का यहीं पे गिर गए तो यहाँ पे बहुत सारे जो पौधे हैं वो उग जाएंगे भी। ठीक है, निर्माण होगा। अब ये जो बहुत सारे पौधे हैं ना वो खनिज के लिए, लवण के लिए, एक प्रकार से खनिज लवण है, और पानी के लिए, और एक प्रकार से अपन ये बोल सकते हैं प्रकाश के लिए, यानी अपनी जो एक प्रकार से खाद्य श्रृंखला के लिए है वो एक दूसरे के साथ में प्रतिस्पर्धा करेंगे भी, एक दूसरे के साथ में है वो प्रतिस्पर्धा होगी। और यही जो बीज, इस पौधे के जो बीज है उसका प्रसार हो जाए, यानी फैल जाए, अलग अलग स्थानों पर है वो, इस पौधे के लिए, इस पौधे के जो बीज है वो अलग अलग स्थानों पर चले जाए, अलग अलग स्थानों पे है वो उस पौधे के बीजों का प्रसार हो जाए, तो वहां पे है वो प्रतिस्पर्धा कम हो जाएगी भी, यानी सभी पौधों के बीच में एक ही स्थान पर है वो अधिकतम पौधे नहीं बनेंगे, और क्या है उसमें प्रतिस्पर्धाएं है वो जो लवण के लिए है, जल के लिए है, प्रोटीन के लिए है, वो क्या है कम हो जाएगी भी। तो यही इसने बोला भी बीज प्रसार, यानी बीजों का फैलना, एक पौधे का बीज है वो अलग अलग स्थानों तक फैलना क्यों है ये आपको बताना। तो बीज का आकार बढ़ता है, बीज का आकार उड़ से नहीं बढ़ेगा भी, बीज यानी बीज एक स्थान से भी यहाँ पे गिरने की बजाय है वो 2 कोस दूर पड़ जाए या फिर 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर दूर चला जाए तो वहां पे बीज का आकार थोड़ी ना बढ़ेगा, बीज का आकार थोड़ी ना बढ़ेगा। अति संकुलता और प्रतिस्पर्धा को रोका जा सकता है, ये बात बिल्कुल सही है भी। यानी एक प्रकार से अति संकुलता का मतलब होता है भी थोड़े से स्थान पर बहुत अधिक पौधे, यानी छोटी सी स्थान है उस पर बहुत अधिक पौधे का उगना, उसको कम किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में प्रतिस्पर्धा, इसके अंदर जो प्रतिस्पर्धा होगी एक प्रकार से खनिज के लिए, जल के लिए और जो लवणों के लिए जो प्रतिस्पर्धा होगी एक दूसरे के लिए, वो अपन कम कर सकते हैं किसके, बीज प्रसार से, यानी बीजों का अलग अलग स्थानों पर फैल जाने से। उसके बाद में निषेचन के बाद बीज का निष्क्रिय होना सुनिश्चित करता है, तो ये है वो बीज प्रसार का महत्वपूर्ण काम नहीं है भी, ये बीज प्रसार से नहीं होता भी। ठीक है, और परागण को रोकना, परागण है वो एक प्रकार से बीज के प्रसार, बीज का प्रसार से परागण नहीं रुकेगा, क्योंकि परागण वह प्रक्रिया होती है जिससे पराग कोश से है वो वर्तिक आगर तक, पराग कोश से वर्तिक आगर तक है एक प्रकार से बीज बनने से पहले ये प्रोसेस हो जाती है भी। बीज कब बनता है, बीजांड है, आपको देखा होगा बीजांड है वो किस में कन्वर्ट होता है, तो बीज में, बीजांड है वो बीज में कन्वर्ट होता है जब पराग कण पराग कोश से वर्तिक आगर तक जाते हैं, उस प्रक्रिया को परागण बोलते हैं। तो ये तो बीज बनने से पहले ही हो जाती है। ठीक है, बीज बनने से पहले प्रक्रिया हो जाती है, तो ये तो नहीं होगा भी, ये तो बीज फैल जाएंगे तो परागण को नहीं रोका जा सकता, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग काष्ठ लुगदी, यहाँ पे देखना काष्ठ लुगदी के प्रक्रमण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH, जो कि एक प्रकार से क्या है परबल क्षार है भी, परबल
क्षार है जिसका पीएच मान है वो याद रखना कितना होता है, 14 होता है भी, का उपयोग करता है। कास्ट लुगदी, लुगदी किससे बनाई जाती है भी, लुगदी है वो किससे बनाई जाती है, तो वो कागज से बनाई जाती है भी, यानी कागज उद्योग के अंदर है वो इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये बी ऑप्शन हो जाएगा भी। कास्ट लुगदी के प्रक्रम के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है, वो कागज उद्योग के लिए किया जाता है। और वैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज है वो अपन एक प्रकार से ये भी कर सकते हैं भी, कठोर साबुन बनाने के लिए, कठोर साबुन बनाने के लिए, कठोर साबुन बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। लेकिन लुगदी नाम दे रखा है इसने यहाँ पे, तो इसीलिए कागज से लुगदी बनाई जाती है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। आगे देखो भी नेक्स्ट है, 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन वाले एक उदासीन परमाणु की द्रव्यमान संख्या क्या है। देखो भी द्रव्यमान परमाणु की अपन में बात करता हूं परमाणु क्रमांक की। परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है, तो परमाणु क्रमांक होता है वो प्रोटॉन की संख्या के प्रोटॉन की, परमाणु क्रमांक है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है भी। जितना प्रोटॉन की संख्या होगा उतना ही परमाणु क्रमांक होगा। देन उसके बाद में अपन बात करते हैं द्रव्यमान संख्या है जिसे अपन किससे लिखते हैं, ए से लिखते हैं भी। और यहाँ पे परमाणु क्रमांक उसे अपन जेड से शो करते हैं, ये ध्यान में रखना। द्रव्यमान संख्या है वो आपका होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस में न्यूट्रॉन की संख्या है वो आपका क्या कहलाता है, द्रव्यमान संख्या कहलाता है भी। प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 11 है, प्लस में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 12 है। तो यहाँ पे इसका जो द्रव्यमान होगा वो कितना हो जाएगा, 23 यू से अपन यूनिफाइड के द्वारा है वो इसको दर्शाते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। चीजें समझ में आगे क्या, आगे चलूँ मैं। नेक्स्ट देखिएगा, अब यहाँ पे ये आपके पास में एक साइंस का एनसीईआरटी कोर्स है भी, जो ऑल रेलवे एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट कोर्स रहेगा, क्योंकि इसके अंतर्गत है वो आपको 9th और 10th की जो साइंस की एनसीईआरटी है उसका लाइन टू लाइन है वो आपको यहाँ पे सॉल्यूशन दिया जा रहा है विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में आपको ये चीजें समझाई जा रही है। आपको पता है भी रेलवे के अंदर जो साइंस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो लाइन टू लाइन है वो एनसीईआरटी से उठाए जा रहे हैं, तो क्यों ना हम भी बढ़िया तरीके से साइंस की एनसीईआरटी को तैयार करें। तो उन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपका ये साइंस का एनसीईआरटी कोर्स है वो एक प्रकार से बनाया गया है, और इसके अंदर है वो 3-4 क्लासें डेमो के रूप में रखी गई है। अगर आप वो क्लासें देखोगे तो आप इस कोर्स के बारे में बेहतर जान पाओगे। अगर कोई दोस्त है वो इस साइंस के एनसीईआरटी कोर्स से जुड़ना चाहता है तो टारगेट अब एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से, इसके ऊपर है वो आपको ये साइंस का एनसीईआरटी कोर्स है वो मिल जाएगा भी। ठीक है, चलिएगा ये क्वेश्चन है, जंतुओं में सुग्राह्यता या अनुक्रियता मुख्यतः किसके द्वारा है वो कंट्रोल होती है। जंतु है उसमें सुग्राह्यता और अनुक्रियता मुख्यतः किसके द्वारा कंट्रोल होती है। तो श्वसन तंत्र एक प्रकार से अपन ये बोल सकते हैं भी, श्वसन तंत्र तो उसमें ऑक्सीजन लेने व कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने का कार्य करता है। कार्बन डाइऑक्साइड है वो छोड़ने का कार्य करेगा। ठीक है, उसके बाद में परिसंचरित तंत्र है, इसके अंतर्गत है वो आपके पास में एक प्रकार से ये हो जाता है रक्त का परिवहन और रक्त के परिवहन है वो एक प्रकार से कौन करता है, आरबीसी में एक प्रकार से हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, रक्त जो ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है उसका परिवहन करता है, और जो खनिज युक्त जो लवण होते हैं उनका परिवहन करता है। नेक्स्ट है अपने पास में पाचन तंत्र क्या करता है, तो भोजन को या फिर ये बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट को छोटे टुकड़ों में तोड़ना, कार्बोहाइड्रेट या फिर भोजन को छोटे टुकड़ों में तोड़ना और ऊर्जा प्राप्त करना, ये कार्य कौन करता है, तो ये कार्य है वो पाचन तंत्र करता है। नेक्स्ट है तंत्रिका तंत्र, बच गया अपने पास में तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र के द्वारा है वो किसका निर्माण होता है, तो ये अपन एक प्रकार से मस्तिष्क का निर्माण भी क्या है, तंत्रिका तंत्र
से मिलकर किया जाता है। देन उसके बाद में अपन ये भी बोल सकते हैं मेरू रज्जु है, ठीक है, और तंत्रिका है। उन सभी का निर्माण है वो तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। तो जंतुओं में जो सुग्राह्यता है और अनुक्रियता है वो मुख्यतः किसके द्वारा कंट्रोल होती है, तो वो आपकी तंत्रिका तंत्र के द्वारा कंट्रोल होती है। डी जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भी चीजें समझ में आ गई या? आगे चलो मैं नेक्स्ट देखिएगा, ये है निम्नलिखित में से कौन सा प्रायोगिक प्रेक्षण द्रव्य के कणों के अस्तित्व का सर्वाधिक प्रबल प्रमाण प्रदान करता है। यहां पे देखना प्रायोगिक प्रेक्षण द्रव्य के कणों के अस्तित्व का सर्वाधिक, द्रव्य का मतलब हो गया यहाँ पे पदार्थ, द्रव्य का मतलब क्या होता है, पदार्थ होता है। यानी पदार्थ के कणों के मध्य, पदार्थ के जो कण होते हैं वो गतिशील होते हैं। सभी ने पढ़ा है पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। पदार्थ के कणों के मध्य में क्या स्पेस पाया जाता है भी, ठीक है। अब ये बताना है भी जो पदार्थ के कण है उनका अस्तित्व सर्वाधिक प्रबल परमाणु, वो भी क्या है, प्रायोगिक प्रेक्षण। प्रायोगिक प्रेक्षण का मतलब होता है एक प्रकार से प्राकृतिक रूप से, यानी यहाँ पे विसरण प्रक्रिया के द्वारा, ये बोल सकते हैं विसरण प्रक्रिया के द्वारा है। वो कहाँ पे कौन से ऑप्शन में आपको बताया गया है, तो जल उबलने पर भाप उत्पन्न होना। जब जल उबलता है तो वो आपका विसरण प्रक्रिया नहीं है। भी जल को अपन उबालेंगे तो एक प्रकार से विसरण की प्रक्रिया नहीं होगी। ये एक प्रकार से प्राकृतिक नहीं है, ये आपका कृत्रिम है। आप उसको उष्मा दे रहे हो, भी आप उसको क्या है, उष्मा दे रहे हो। और जब आप जल को उबालते हो तो उसके अंतर्गत है वो उनके कणों के अंदर है वो एक प्रकार से गति है वो तो तेज हो जाती है, लेकिन यहां पे आपके पास उसको क्या है, उष्मा दे रहे हो। अब लवण ठंडे जल की तुलना में गर्म जल में तीव्रता से विलीन होता है, तो ये भी एक प्रकार से विसरण का ही प्रकार है। भी ये भी एक प्रकार से क्या है, विसरण का प्रकार है। और ये बोलता है भी जब लवण है वो ठंडे जल की तुलना में आप गर्म जल के अंदर है वो तीव्रता से ये विलीन हो जाएगा। भी ठीक है। नेक्स्ट है बर्फ को गर्म करने पर वह पिघल कर जल बन जाती है, तो ये भी एक प्रकार से आप क्या है, यहाँ पे भी उष्मा दे रहे हो, इसमें भी आप क्या है, उष्मा दे रहे हो। लेकिन यहाँ पे देखो ये ऑप्शन है शाही की एक बूंद बिना विलोडन का मतलब होता है हिलाए, बिना हिलाए जल में समान रूप से प्रसारित हो जाती है। ये आपका क्या है, ये आपका विसरण है। भी ये आपका कृत्रिम विसरण है, यानी आपने क्या है, एक पानी का गिलास लिया और उसके अंदर है वो शाही को एक प्रकार से एक बूंद डाल दी शाही की, तो आप देख लेना आपको वो गिलास हिलाना नहीं है और ऑटोमेटिक ही क्या है, विसरण की प्रक्रिया इतनी तेजी से होगी भी जो शाही है ना वो पूरे गिलास के अंदर घुल जाएगी। भी तो ये एक प्रकार से क्या है, प्रायोगिक प्रेक्षण द्रव्य में कणों के अस्तित्व को सर्वाधिक प्रबल प्रमाण प्रदान करता है। भी कणों के मध्य में एक प्रकार से क्या है, पहला तो रिक्त स्थान है, दूसरा है वो कणों द्रव्य के कणों के मध्य में पहली बात तो रिक्त स्थान है, ठीक है, मध्य में गैप है, और दूसरा ये है भी द्रव्य के जो कण है वो एक प्रकार से गतिशील अवस्था में होते हैं। भी चीजें समझ में आ गई, तो यहाँ पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, एक गेंद को प्रारंभिक वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उछाला जाता है तो समय t के बाद इसका वेग क्या होगा। मेरे को ये बताओ भी यहाँ पे प्रारंभिक वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर हम उछाल रहे हैं, तो हमने कोई गेंद को ऊपर की ओर उछाला तो वो क्या है, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य है। भी गुरुत्वाकर्षण है वो उसके नीचे की ओर लगेगा और वे जो आपका गेंद जा रहा है वो ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य है। तो यहाँ पे आपके पास में फर्स्ट नियम से, न्यूटन की गति के फर्स्ट नियम क्या बोलता है, तो ये बोलता है v बराबर हो जाएगा आपके पास में u प्लस में 80। ठीक है। अब यहाँ पे देखो भी v क्या है आपके पास में, अंतिम वेग है, वो तो आपको ज्ञात करना है, बराबर में u क्या है, आपका प्रारंभिक वेग है, और यहाँ पे जो आपका a होगा, a जो यानी आपका जो त्वरण है एक प्रकार से गुरुत्वीय त्वरण है, वो आपके पास में यहाँ पे क्या लेंगे अपन, माइनस का जी लेंगे, क्योंकि आप है वो गेंद को फेंक रहे हो ऊपर की ओर। जो आपका जी लग रहा है वो नीचे की ओर लग रहा है, वो विपरीत लग रहा है भी, और जब गुरुत्वीय त्वरण विपरीत लगता है तो वहां पे अपन माइनस साइन का यूज करते हैं। भी चीजें समझ में आ गई, तो यहाँ पे आपके पास में आएगा माइनस गुरुत्वीय त्वरण यानी जी, और यहाँ पे टी यानी समय। तो ये आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये एक नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण यानी माइनस जी लोगे आप यहाँ पे, ठीक है। जहां पे भी विपरीत, जैसे कोई गाड़ी चल रही है
ठीक है, गाड़ी है वो एक प्रकार से गति के अंदर है और उसको अपन रोकने के लिए ब्रेक लगा रहे हैं, रोकने के लिए ब्रेक लगा रहे हैं, तो वो आपका गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध है। तो वहां पे अपन क्या करेंगे, वहां पे अपन जी का मान है वो माइनस लेंगे भी। चीजें समझ में आगे चलो मैं नेक्स्ट देखिएगा। अब इसके अंदर आपको बताना है भी निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखो भी, ध्वनि निर्वात में, ध्वनि है वो निर्वात में गमन कर सकती है क्योंकि यह एक अनुदैर्ध्य होती है भी। नहीं, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करेगी क्योंकि ध्वनि एक आपकी अनुदैर्ध्य तरंग है और अनुदैर्ध्य या फिर इसे अपन ये बोल सकते हैं यांत्रिक तरंग है, और यांत्रिक तरंग को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है भी, माध्यम की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे ये बात बिल्कुल गलत है भी, ये बात बिल्कुल गलत है। ये बोलता है निर्वात में, तो ध्वनि निर्वात के अंदर है वो उसका जो मान होता है वो 0 मीटर प्रति सेकंड होता है भी, निर्वात के अंदर शून्य होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो ध्वनि का वेग होता है वो किस में होता है, एल्यूमिनियम में होता है भी। एल्यूमिनियम यानी एल्यूमिनियम में होता है, कितना होता है 64-20 मीटर प्रति सेकंड होता है भी, 64-20 मीटर प्रति सेकंड होता है, सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम में होता है। उसके बाद में ध्वनि वायु की अपेक्षा निर्वात में अधिक तेजी से गमन करती है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। ध्वनि है वो वायु की अपेक्षा निर्वात में तो 0 होती है भी, निर्वात में 0 होती है क्योंकि ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, चाहे वो आप संगन माध्यम ले लो या फिर आप वायु ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन निर्वात नहीं होना चाहिए। निर्वात के अंदर ध्वनि की चाल वो 0 होती है भी। ठीक है, ध्वनि को गमन करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है और यह एक अनुदैर्ध्य तरंग है, तो यह बात बिल्कुल सही है भी। अनुदैर्ध्य तरंग वो होती है जो एक प्रकार से ये बोल सकते हैं भी यहाँ पे तरंगों के समांतर जो गति करे, तरंगों के जो समांतर गति करे, तो वहां पे आपका क्या होता है, अनुदैर्ध्य तरंग होती है। और जो तरंगों के एक प्रकार से लंबवत गति करती है, तो वो आपकी क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंगे होती है भी। और अनुप्रस्थ तरंगे हैं वो आपकी कौन सी है, तो ये प्रकाश किरण है वो आपकी क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। और उसके बाद में अपन बात करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे ये भी किस में आती है, तो ये भी आपकी है वो अनुप्रस्थ तरंगों में आती है। तो ध्वनि तरंगे है वो ध्वनि तरंगे है वो अनुप्रस्थ तरंगे नहीं होती भी, ये भी बात गलत है। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगों को क्या है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती भी, माध्यम की आवश्यकता है वो नहीं होती है, ये चीज आप ध्यान में रख लेना। अनुदैर्ध्य जो तरंगे होती हैं उसको माध्यम की आवश्यकता होती है, अनुप्रस्थ को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है भी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट है विदेशज और स्थानीय मवेशी नस्लों की क्रॉस ब्रीडिंग का उद्देश्य क्या है। देखो भी, जो आपकी विदेशज है, यहाँ पे अपन बात करते हैं आपकी जो विदेशी नस्ल की जो गाय है, एक प्रकार से एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बता देता हूं, विदेशी नस्ल की जो आपकी गाय है वो आपकी एक प्रकार से जर्सी हो गई भी एक तो। ठीक है, जर्सी है, होल्स्टीन है, होल्स्टीन है। ठीक है, और अपनी जो स्थानीय नस्लें हैं जैसे साहिवाल, जो आपकी ये विदेशी है, और देसी नस्ल की जो गाय है वो एक प्रकार से साहिवाल है। ठीक है, राठी भी बोल सकते हैं। अब ये जो नस्लें हैं ना, इसमें आपस में क्रॉस भी, जर्सी है ये क्या करती है, जर्सी होल्स्टीन है, ये अत्यधिक दूध देती भी, यानी अत्यधिक दूध ज्यादा देती है भी ये नस्ल की गाय है वो दूध ज्यादा देती है। और इन नस्ल की गायों के अंदर है वो क्या पाया जाता है, तो इन रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है भी, इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है। अब अपन क्या करते हैं, दोनों का संकरण करवाएंगे भी। इसमें तो क्या है, अत्यधिक दूध ज्यादा है इसमें। ठीक है, और इसमें क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है। दोनों का जब अपन क्या करते हैं, संकरण करवाते हैं, दोनों का संकरण करवाएंगे तो एक ऐसी नस्ल तैयार करेंगे जिसके अंदर दोनों ही गुणों, अत्यधिक दूध और यहाँ पे रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो वो क्या कहता है भी, विदेशज और स्थानीय मवेशी नस्लों की क्रॉस ब्रीडिंग का उद्देश्य क्या होता है, तो लंबे दुग्ध स्त्राव, यानी ये क्या है, लंबे समय तक है वो दूध देती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता का समायोजन होना चाहिए।
और हमारी जो देसी नस्ल की जो गाय हैं उसमें क्या होता है भी एक प्रकार से रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है। तो दोनों से मिलाकर के अपन क्या कर देंगे, ये गुण और ये गुण दोनों ही उसमें होने चाहिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जब संकरण करवाया जाता है, क्रॉस ब्रीडिंग करवाई जाती है, तो उसमें लंबे दूध श्रवण और रोग प्रतिरोधक क्षमता साथ संयोजित होना चाहिए। तो ये ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, कौन सा कथन कार्बन की विविधता युक्त प्रकृति से संबंधित नहीं है, प्रकृति से संबंधित नहीं है। यहां पे आपको बताना है विविधता युक्त प्रकृति से संबंधित नहीं है। देखो भी कार्बन इसमें क्या है, संकलन होता है, यानी कार्बन के अंदर श्रृंखला का गुण पाया जाता है, बिल्कुल सही है भी। यानी कार्बन के बीच में कार्बन के बीच में इस प्रकार से क्या है, श्रृंखला का गुण पाया जाता है। कार्बन अपने ही परमाणुओं के साथ है एक प्रकार से चैन के रूप में बना सकता है, वो श्रृंखला का गुण हो गया अभी। चतुस्संयोजकता का मतलब होता है भी कार्बन के 4 हाथ होते हैं, कार्बन के क्या है 4 हाथ होते हैं। तो ये एक प्रकार से क्या है भी 4 परमाणुओं के साथ में साझेदारी कर सकता है भी, ठीक है, 4 परमाणुओं के साथ में साझेदारी कर सकता है। तो इसमें 4 हाथ होते हैं। दूसरा है भी इसमें एकल, द्वि और त्रिबंध पाया जाता है, बिल्कुल सही है भी। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी पाया जाता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी होता है, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी होता है, ठीक है। ये आपका एल्केन श्रेणी में होता है। ये जो आपका एल्केन श्रेणी में होता है, ये आपका एल्किन श्रेणी में होता है, और ये आपका एल्काइन श्रेणी में होता है, ठीक है। उसके बाद में यह आयनिक रूप से बंध बनाता है। आयनिक रूप से बंध कार्बन नहीं बनाएगा भी। कार्बन कौन सा बंध बनाता है, तो कार्बन है वो सहसंयोजक बंध बनता है, सहसंयोजक बंध बनाता है भी ये, ठीक है। आयनिक बंध नहीं बनाता। सहसंयोजक बंध के अंदर क्या होता है, सहसंयोजक बंध के अंदर है वो अपन ये बोल सकते हैं जिस प्रकार से एग्जाम्पल के रूप में CH4, यानी सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है भी, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, इलेक्ट्रॉन की क्या होती है भी, साझेदारी होती है, ये ध्यान में रखना। यहाँ पे आयनिक बंध में इलेक्ट्रॉन है वो एक देने वाला होता है, आयनिक बंध में जैसे एग्जाम्पल के रूप में NaCl, इसमें एक इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है, एक इलेक्ट्रॉन है वो ग्रहण करने वाला होता है। लेकिन यहाँ पे साझेदारी होती है, देने वाला कोई नहीं होता, लेने वाले सारे होते हैं। यहाँ पे क्या है, एक प्रकार से कार्बन को भी 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए और प्रत्येक हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पे साझेदारी होगी, देने वाला कोई नहीं है, लेने वाले सारे हैं, ठीक है। यहाँ पे आयनिक बंध होता है, उसके अंदर क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन यानी सोडियम इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, और यहाँ पे जो आपका क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो इसमें एक देने वाला होता है, एक लेने वाला होता है। तो ये जो गुण है वो आपका कार्बन का नहीं है, बाकी सारे के सारे गुण है वो कार्बन के भी। चीजें समझ में आगे चलूं मैं, नेक्स्ट देखिएगा। इसमें आपको बताना भी निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन के अपरूपों का सर्वोत्तम वर्णन करता है भी। कार्बन के अपरूपों का सर्वोत्तम वर्णन कौन करता है ये आपको बताना है। देखो भी, वे कार्बन के विभिन्न संरचनात्मक रूप हैं जिनके भौतिक गुण भिन्न लेकिन रासायनिक गुण है वो समान होते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। ये बात है वो आपकी समस्थानिक पे भी लागू होती है। समस्थानिक क्या होते हैं, तो समस्थानिक वे होते हैं जिनके भौतिक गुणधर्म तो क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन रासायनिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म तो क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, और रासायनिक गुणधर्म है वो क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे कार्बन की, कार्बन के भौतिक गुणधर्म कैसे भिन्न होंगे। कार्बन है, कार्बन के अपरूप कौन से होते हैं, तो कार्बन के अपरूप है वो एक प्रकार से हीरा है, हीरा कार्बन का अपरूप है भी, ठीक है। ग्रेफाइट है, ये भी कार्बन का अपरूप है। तो यहाँ पे इसने क्या बोला है, जिनके संरचनात्मक रूप, यानी वे कार्बन के भिन्न संरचनात्मक रूप। अब इनकी हीरे की संरचना है वो ग्रेफाइट की संरचना है, फ्लोरीन की संरचना है, इसके स्ट्रक्चर तो अलग अलग है भी, सभी की भिन्न भिन्न भी। आपकी हीरे की संरचना है वो तो है जो आपकी चतुष्फलकीय होती है, ठीक है। ग्रेफाइट की हमने पढ़ी थी षटकोणीय होती हुई, षटकोणीय होती है। और जो आपका फ्लोरीन होता है उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो एक प्रकार से फुटबॉल जैसी होती है, यानी बंद पिंजरे जैसी होती है। तो इनकी संरचना है वो क्या है, भिन्न भिन्न है। भौतिक गुणधर्म भिन्न भिन्न कैसे हैं। भौतिक गुणधर्म की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे हीरा है वो एक प्रकार से ठोस है, हीरा क्या है आपका, ठोस है, हीरा ठोस है, ठीक है। और जो आपका ग्रेफाइट है वो एक प्रकार से विद्युत का चालन करता है भी।
तो ये एक प्रकार से इनके जो भौतिक गुणधर्म है वो क्या हो जाएंगे, भिन्न भिन्न हो जाएंगे। देन उसके बाद में रासायनिक गुणधर्म समान कैसे, तो रासायनिक गुणधर्म ये कार्बन के अपरूप है, कार्बन के भाग हैं, तो सारे के सारे क्या है, कार्बन के भाग हैं, तो रासायनिक गुणधर्म इसके समान हो जाएंगे क्योंकि इसमें कार्बन पाया जाता है भी। एक प्रकार से ये बोल सकते हैं भी सभी को जलाएंगे भी, आप हीरे को जला देना, ग्रेफाइट को जला देना, फुलरिन को जला देना, जब भी आप जलाओगे तो इसमें क्या बनेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जल बनेगा भी। ये आप इसका क्या हो जाएगा, रासायनिक गुणधर्म हो जाएगा। रासायनिक गुणधर्म सभी में, रासायनिक गुणधर्म सभी के अंदर है वो समान होंगे। आप किसी भी कार्बन का जो अपरूप है उसको जला देना भी। मुख्य रूप से कार्बन के अपरूप है वो दो होते हैं सर जी, ऐसे कैसे, देखो भी एक तो होता है आपका क्रिस्टलीय और एक होता है अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय का मतलब हो गया भी जिसकी एक निश्चित संरचना हो, तो क्रिस्टलीय में आपके ये तीन आ जाएंगे, हीरा है, ग्रेफाइट है और आपका एक प्रकार से फुलरिन है। और अक्रिस्टलीय जिसकी कोई फिक्स संरचना नहीं होती, जैसे कोयला है, कोक है, ठीक है, तो वो सारे के सारे है वो किस में आ जाएंगे, अक्रिस्टलीय में आ जाएंगे। अब देखो भी वे कार्बन के विभिन्न समस्थानिक है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, तो वो आपका क्या होता है, समस्थानिक कहलाते हैं भी। ये आपके समस्थानिक की परिभाषा। समस्थानिक क्या होते हैं, तो समस्थानिक के अंदर है वो परमाणु क्रमांक तो समान होता है भी, परमाणु क्रमांक है वो तो क्या होता है, समान होता है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या वो क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, समस्थानिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, आपके प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है, ठीक है, और क्लोरीन के 2 समस्थानिक है, Cl17 और Cl35 और Cl37, ये दो आपके क्लोरीन के समस्थानिक हो जाएंगे। अब देखो भी वे कार्बन के समावेवी हैं जिनका आणविक सूत्र समान है लेकिन संरचना सूत्र वो भिन्न भिन्न होते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, समावेवी बोलते हैं भी। और समावेवी के अंदर है वो, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है पीछे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। समावेवी के अंदर है वो मेथेन, आपका मेथेन, एथेन और उसके बाद में प्रोपेन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, इनकी संरचना क्या होती है भी, आणविक सूत्र, जिसका आणविक सूत्र तो समान होता है लेकिन संरचना है वो इसकी भिन्न भिन्न बनती है भी। जैसे ब्यूटेन की 2 तरीके से आप संरचना बना सकते हो, पेंटेन की 3 तरीके से, आपका मेथेन, एथेन और प्रोपेन, इसकी आप एक ही संरचना बनाओगे भी, एक ही संरचना बनती है इसकी। मेथेन की एक ही संरचना बनेगी, एथेन की एक ही संरचना बनेगी और प्रोपेन की भी एक ही संरचना बनेगी। लेकिन ब्यूटेन की 2 तरीके से आप संरचना बना सकते हो, पेंटेन की आप 3 तरीके से संरचना बना सकते हो, हेक्सेन की आप है वो 5 तरीके से संरचना बना सकते हो, हेप्टेन की आप 9 तरीके से संरचना बना सकते हो। चीजें समझ में आ गई, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, समावेवीता बोलते हैं भी। वे विभिन्न तत्वों के साथ, वे भिन्न यानी विभिन्न तत्वों के साथ कार्बन द्वारा निर्मित होते हैं, तो ये बात नहीं है, वो विभिन्न तत्वों के नहीं है, वो ओनली फॉर सिंगल तत्व यानी कार्बन के द्वारा ही निर्मित होते हैं भी, अप्रूप। तो यहाँ पे आपके पास में कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये तो आप बता सकते हो भी, चुंबकीय क्षेत्र की आपेक्षिक प्रबलता का मतलब होता है अधिकता को क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि के द्वारा दर्शाया जाता है, और कोई भी 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। ये तो आपको पता है भी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करती, ये बात बिल्कुल सही है। अब ये देखो भी, जैसे मैं एक यहाँ पे चुंबक बना रहा हूं, ये आपके चुंबक है, ये आपका नॉर्थ है और ये आपका साउथ है भी। यहां से आपको पता भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो चुंबक के नॉर्थ से निकलती है और साउथ में विलीन हो जाती है इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से चलती है भी। अब यहाँ पे जो आपका ध्रुव होता है, जो आपका क्या होता है, ध्रुव होता है, उस ध्रुव के ऊपर है वो एक प्रकार से क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता होती है भी। अब ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यहाँ पे तो क्या है, एकदम पास में बहुत सारी चुंबकीय रेखाएं निकलेगी इस प्रकार से, ठीक है। अब जहां पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो पास होती है, तो वहां पे चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या होता है, प्रबल होता है यानी मजबूत होता है, अधिकतम होता है। और जहां पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो दूर होती है, तो वहां पे चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कमजोर होता है भी। और इसने यही बोला भी, चुंबकीय क्षेत्र की आपेक्षिक प्रबलता यानी मजबूती क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि के द्वारा दर्शाया जाता है। यानी जहां पे भी आपको प्रबलता दर्शानी हो तो उसका मतलब है भी वहां पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो एकदम पास है, और जहां पे चुंबकीय क्षेत्र की कमजोरी दर्शानी हो यानी कमजोर कहां पे है, तो वहां पे जहां पे आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो दूर होती है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका सी जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, यदि किसी चालक का प्रतिरोध 10 ओम है,
ये आप ओम लिखना, 10 ओम है तथा उसमें 5 वोल्टेज का विभवांतर है तो उसमें प्रवाहित धारा ज्ञात करनी है। ओम के नियम से ज्ञात कर लो भी। V बराबर क्या होता है, आई आर होता है। V बराबर आई आर होता है। आपको क्या ज्ञात करना है, आपको I ज्ञात करना है। I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन में R। V कितना आपके पास में, तो 5 वोल्टेज है और यहाँ पे प्रतिरोध कितना है, 10 ओम है, तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा, 1.2 1/2 और 1/2 को मैं लिख सकता हूँ 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, अब इसके अंदर आपको बताना भी निम्नलिखित में से कौन सा HIV यानी मानव प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु के संचरण की रोकथाम में सहायक सुरक्षित यौन संबंध विधि है। देखो भी HIV को रोकना है आपको, HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस, इसको रोकना है। ये आपका एड्स का वायरस है भी, ये आपका क्या है, एड्स का वायरस है, ठीक है। एड्स है वो HIV के द्वारा फैलता है, इसको रोकना है। तो सुइयों को सावधानी पूर्वक साझा करना, अगर आप सुई का चाहिए आप सावधानी पूर्वक साझा कर लो या फिर मूर्खतापूर्ण साझा कर लो। अगर आप सुई का साझा कर रहे हो तो वहां पे एड्स है वो आपका HIV फैलेगा, HIV फैलेगा, यानी आपको सुई का साझा नहीं करना है। आपको एक प्रकार से अगर एक के सुई लग गई तो आपको दूसरी जो सुई है वो नई ही लेनी पड़ेगी भी। दूसरे के अगर सुई लगाना तो वहां पे नई सुई का ही यूज करना पड़ेगा भी, ठीक है। आप साझा करोगे तो HIV फैलेगा उससे। यौन संबंध के बाद, आप यौन संबंध के बाद में है वो एंटीबायोटिक लेना। अब एंटीबायोटिक है वो एक प्रकार से बैक्टीरिया को रोक सकता है भी। एंटीबायोटिक होता है वो बैक्टीरिया को रोकता है, लेकिन HIV एक वायरस है भी, HIV एक वायरस है। तो आप यौन संबंध बनाने के बाद में एक प्रकार से ये बोल सकते हो भी, आप सेक्स करने के बाद में अगर आप एंटीबायोटिक लेते हो तो उसका कोई असर नहीं पड़ेगा भी, क्योंकि ये बैक्टीरिया को रोक सकता है, ये आपका HIV को नहीं रोकेगा, क्योंकि HIV क्या है, एक वायरस है। HIV क्या है, आपका एक वायरस है, ये चीज आप ध्यान में रखना। उसके बाद में नियमित रूप से मल्टीविटामिन लेना। अगर आप नियमित रूप से मल्टीविटामिन ले रहे हो, एक प्रकार से विटामिन ले रहे हो, तो वो आपको एक प्रकार से शरीर के अंदर है वो एक प्रकार से पौष्टिक रूप से उपलब्ध हो सकता है, लेकिन वो HIV को नहीं रोकेगा भी। ये आपका एक प्रकार से शरीर में खनिजों की पूर्ति कर देगा ये, ठीक है। विटामिन है वो शरीर के अंदर खनिजों की पूर्ति कर देगा, लेकिन HIV को नहीं रोकेगा। उसके बाद में यौन क्रिया के दौरान कंडोम का अगर आप यूज करोगे तो वहां पे है वो ये आपका HIV को रोक देगा भी, HIV को रोकना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके पास में डी जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भी। चीजें समझ में आई क्या? आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, प्रिज्म के आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं। एक दिन में ये आपका ऐसे ही ज्ञान बांट के गया था, एक प्रिज्म बनाया था, अगर आपको याद हो तो उसके अंदर मैंने आपको आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में कोण बना के बताया था भी, ये आपका विचलन कोण है, और ये बहुत बार पूछा जाता है, पूछ लो डायरेक्ट, देख लो डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। ये आपका देखो भी प्रिज्म है, ये आपका क्या है, प्रिज्म है, और इस प्रिज्म के अंतर्गत है वो ये क्या है, ये आपकी आपतित किरण है भी, ये क्या है आपकी आपतित किरण है, यानी आने वाली किरण आपतित किरण होगी। देन उसके बाद में ये आपकी क्या है, विचलित किरण है, ये आपकी क्या है, विचलित हुई किरण है। और नेक्स्ट जब बाहर निकलेगी उसे अपन क्या बोलेंगे, ये आपकी क्या है, निर्गत किरण है। तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ, ये ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, और ये आपका डी है। तो ए बी है वो आपतित किरण है, ये आपकी क्या है, आपतित किरण हो जाएगी। और ये आपकी क्या है, ये अपन बोल सकते हैं अपवर्तित किरण है, ठीक है। और ये आपकी क्या है, निर्गत किरण है भी, निर्गत किरण हो जाएगा। अब देखो भी जब मैं क्या करता हूं भी, आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाता हूं, आपतित किरण को जब मैं आगे की ओर बढ़ाऊंगा तो ये किरण है वो इस प्रकार से जाएगी भी। और जब आपकी जो निर्गत किरण है इसको मैं पीछे की ओर बढ़ाता हूं तो आपकी ये जो किरण है वो इस प्रकार से जाएगी, ये जो किरण है वो आपकी इस प्रकार से जाएगी। और जहां पे आपतित किरण और निर्गत किरण मिलती है उस एंगल को क्या बोलते हैं, उस एंगल को क्या बोलते हैं, इसे ही अपन क्या बोलते हैं, विचलन कोण कहते हैं भी,
उसे ही अपन क्या बोलते हैं, विचलन कोण कहते हैं। ये चीज ध्यान रखना। तो विचलन कोण किस किस के मध्य में बनता है, तो ये आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच में बनता है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये डी ऑप्शन हो जाएगा भी। अब देखो भी अपवर्तन कोण कौन सा है, मैं यहाँ पे नॉर्मल डाल रहा हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ, नॉर्मल डालता हूँ। इस नॉर्मल के हिसाब से अपन समझेंगे। ये मैंने एक यहाँ पे नॉर्मल डाल दिया, यानी अभिलंब डाल दिया। अब ये जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो एंगल बना है आई, वो आपका क्या है, आपतन कोण है। ठीक है। और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो एंगल बना है, ये जो आपका एंगल बना है आर, ये एंगल कौन सा है, तो ये आपका एंगल है यहाँ पे, नहीं आई है वो आपका आपतन कोण है भी, ये आपका आपतन कोण है। और जो आर बना है वो आपका अपवर्तन कोण है। जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनता है वो आपका कौन सा है, आपतन कोण है। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनता है वो आपका अपवर्तन कोण है। और यहाँ पे मैं जब नॉर्मल डालता हूँ ये, तो इसमें जो आपका ये एंगल है, ये एंगल है जिसे ये जो एंगल है, यानी अभिलंब और निर्गत किरण के बीच में जो एंगल बना है वो एंगल आपका क्या कहलाता है, निर्गमन कोण कहलाता है भी। और ये आपका जो एंगल होता है वो क्या होता है, तो ये एंगल आपका प्रिज्म कोण होता है भी। चीजें समझ में आ गई क्या, आगे चलो मैं नेक्स्ट देखिएगा। इसमें आपको बताना है भी थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन परमाणु की संरचना का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। परमाणु की संरचना का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन ने परमाणु मॉडल कब दिया था, 1904 के अंदर दिया था भी। थॉमसन का परमाणु मॉडल को अपन क्या बोलते हैं, तरबूज मॉडल, तरबूज मॉडल, तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। और थॉमसन ने क्या बताया था, थॉमसन ने बताया था भी तरबूज के अंदर जो खाने योग्य जो भाग होता है, जो लाल जो खाने योग्य भाग होता है वो क्या होता है, धनात्मक होता है। और तरबूज के जो बीज होते हैं वो क्या होते हैं, तो वो आपके एक प्रकार से ये बोल सकते हैं भी इलेक्ट्रॉन होते हैं भी। ठीक है। तो अपन ये बोल सकते हैं भी तरबूज है वो तो परमाणु है, यानी परमाणु है वो एक बड़ा गोला है, उसके अंदर है वो धनात्मक आवेश भरा हुआ है। और एक प्रकार से उसमें इलेक्ट्रॉन है वो ऋणात्मक आवेश के रूप में उसमें धसे हुए होते हैं भी। और जो जितना आपका धनात्मक आवेश है उतना ही यहाँ पे ऋणात्मक आवेश है। तो जो आपका परमाणु होता है वो विद्युत रूप से उदासीन होता है। ये बात किसने बोली थी, थॉमसन ने बोली थी। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन से घिरा एक नाभिक होता है। तो नाभिक की बात है वो यहाँ पे आपका थॉमसन के द्वारा नहीं दी गई। नाभिक की खोज रदरफोर्ड के द्वारा वो नाभिक की खोज की गई थी। तो ये आपका एक प्रकार से थॉमसन से रिलेटिव नहीं है भी, क्योंकि रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया था वो 1911 के अंदर दिया था भी। आगे देखो, परमाणु में केवल न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन उस समय था ही नहीं भी। न्यूट्रॉन की खोज 1932 में जेम्स चैडविक ने की थी भी। ठीक है। तो उस समय न्यूट्रॉन तो था ही नहीं, ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन था भी। इलेक्ट्रॉन एक केंद्रीय नाभिक के प्रीत, तो नाभिक कहां पे आ गया, नाभिक तो था ही नहीं उस समय। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एक धनावेशित गोले में अंतर्निहित होता है भी। इलेक्ट्रॉन होता है ना वो एक धनावेशित गोला होता है, उसमें अंतर्निहित होता है, उसके अंदर होता है। तो यहाँ पे आपका डी जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीजें समझ पाए क्या, आगे चलो मैं नेक्स्ट देखिएगा। चिप पैक्टों में नाइट्रोजन गैस क्या भूमिका करता है। नाइट्रोजन है वो एक प्रकार से नाइट्रोजन गैस है वो आपकी अक्रिय गैस है भी। ये क्या है, अक्रिय गैस है। और अक्रिय गैस होने के कारण है वो ये एक प्रकार से चिप पैकेट होते हैं, जो गैस से चिप पैकेट होते हैं उसके अंदर एक प्रकार से नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ताकि जो चिप्स हैं, कुरकुरे हैं, उनको क्या है एक प्रकार से खराब होने से बचाया जा सके। और उनका क्या हो जाता है भी, जब भी वो क्या है ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं, जब भी वो ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो वो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है भी और वो खराब हो जाते हैं भी। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में उनके खराब होने से, उनका ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए वहां से ऑक्सीजन को तो हटा दिया जाता है और उसकी जगह है वो नाइट्रोजन भर दिया जाता है भी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, एक नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। आगे देखो भी नेक्स्ट है, मादा प्रजनन तंत्र में निषेचन सामान्यतः कहाँ पे होता है। तो बताओ भी मादा प्रजनन तंत्र में निषेचन कहाँ पे होगा भी, योनि के अंदर निषेचन नहीं होगा भी। योनि के द्वारा है, योनि के द्वारा है वो ये बोल सकते हैं अपन पेनिस के माध्यम से, यानी पेनिस से योनि के माध्यम से है वो शुक्राणुओं को भेजा जाता है। तो ये आपका प्रजनन यहाँ पे जो निषेचन होता है वो योनि में नहीं होगा भी। गर्भाशय में है वो एक प्रकार से निषेचन नहीं होता। गर्भाशय के अंदर है वो भ्रूण, ये बोल सकते हैं भ्रूण 9 माह तक
तक पालन पोषण होता है भी, पालन पोषण कहाँ पे होता है, तो वो आपका गर्भाशय के अंदर होता है। गर्भाशय ग्रीवा होती है, ये क्या करती है, तो ये योनि को गर्भाशय, योनि को गर्भाशय से जोड़ती है भी, योनि को गर्भाशय से जोड़ती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है भी। योनि को गर्भाशय से जोड़ने का कार्य कौन करता है, तो गर्भाशय ग्रीवा करती है। डिंब वाहिनी, यहाँ पे निषेचन होता है, यहाँ पे निषेचन होता है, ये चीज ध्यान में रखना। और एक प्रकार से ये बोल सकते हैं भी अंडाणु को गर्भाशय में ले जाने का कार्य कौन करती है, तो वो भी डिंब वाहिनी यानी फेलोपियन ट्यूब करती है, इसे फेलोपियन ट्यूब भी बोला जाता है। तो आपका डी जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो आप महिलाओं के अंदर है वो एक प्रकार से शल्य क्रिया के द्वारा है, वो शल्य क्रिया किया जाता है, तो वो डिंब वाहिनी या फिर फेलोपियन ट्यूब में चीरा लगाया जाता है। फेलोपियन ट्यूब के अंदर है वो चीरा लगाना ही क्या कहलाता है, आपका एक प्रकार से ट्यूबेक्टोमी कहलाता है, जो कि बांझपन बोल सकते हैं जिसको। ठीक है, तो वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे निषेचन डिंब वाहिनी में होता है। और अंडाणु है वो अंडाशय में, अंडाणु का निर्माण अंडाशय में होता है, देन उसके बाद में वो कहाँ पे आता है, डिंब वाहिनी में आता है। और अंडाणु है वो एक ही दिन, अंडाणु है ना वो एक ही दिन उसकी क्षमता होती है, एक ही दिन वेट करता है शुक्राणु का। लेकिन शुक्राणु है वो अंडाणु का 3 दिन तक वेट करता है, 3 दिन तक वेट करता है, तो उसकी क्षमता 3 दिन की होती है शुक्राणु की। अंडाणु की एक ही दिन की क्षमता होती है। इट्स ओके, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन हो जाएगा भी। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन है वो यहाँ पे फिनिश हो जाती हैं। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नहीं है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात PDF की, तो क्लासों की PDF और प्रीवियस ईयर के पेपर की PDF है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। और प्रत्येक क्लास की PDF और प्रीवियस ईयर के पेपर की PDF है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।